आज के मुख्य समाचार। जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव। नेताओं की चुप्पी पर गरजे रोमित सिंह ठाकुर। शिमला के सर्कुलर रोड पर बनेगा नया डबल लेन पुल। युवती से चिट्टा बरामद। सीटीयू चंडीगढ़ की मनमानी पर कंडक्टर यूनियन ने जताई कड़ी आपत्ति। रणधीर शर्मा का कांग्रेस पर हमला। सीएम का हवाई सर्वे, मंडी में तबाही का मंजर। राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह आयोजित। देवभूमि संघर्ष समिति ने मनाया काला दिवस। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ की ठगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। सरकार ने 2 मौजूदा टैक्स स्लैब को समाप्त करने का फैसला लिया है, जिससे आम जनता को सस्ते दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो गए। इस निर्णय को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे टैक्स प्रणाली और सरल होगी, उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और व्यापारियों के लिए भी अनुपालन आसान बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का देश भर में स्वागत हो रहा है। जनता के बीच मोदी है तो मुमकिन है का नारा एक बार फिर गूंज रहा है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों ने आभार भी व्यक्त किया है और इस निर्णय के लिए उन्हें बधाइयां भी दी जा रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 15 अगस्त को इस बार उन्होंने लाल किले से कहा था कि जो आने वाले समय में जो त्योहार होंगे, आने वाले समय में जो भारत की इकोनॉमी को और बेहतर करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे और जिसमें विशेष तौर पर जीएसटी में कुछ बदलाव करने की भी बात चर्चा में रही थी। और पिछले कल जो फैसला लिया गया जीएसटी काउंसिल में, और उस फैसले में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। जो बहुत बड़े सेक्टर भारत के जो अंदर हैं उनको उसका लाभ होगा। विशेष तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जिस एग्रीकल्चर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल के साथ साथ में पूरे देश की अगर मैं बात कहूं, 80% जो है वो किसान बागबान हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी राहत एग्रीकल्चर सेक्टर में जो दी गई है, जो जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में, वो मशीन्स एंड टूल्स पर जो टैक्स में जो कमी की गई है, तो वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर पर जहां पहले 12% टैक्स लगता था उसको 5% किया गया, और ट्रैक्टर्स के टूल्स और उसके साथ टायर्स उस पर भी 18% से उसको घटा करके 5% किया गया। ये ऐतिहासिक है। और उसके अलावा मैं आगे बढ़ करके अगर बात कहूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ में हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ा लाभ जो है वो भारत के लोगों को मिला है। और हेल्थ सेक्टर में विशेष तौर से जो जेनरिक मेडिसिन है उस पर मैक्सिमम मेडिसिन पर 0% टैक्स कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। और उसके साथ साथ में जो डायलिसिस किट है वो 5% पर आ गई। और उसके साथ साथ में हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में अगर हम बात करें, उस चीज को अगर हम बात करें तो उसमें भी 0% हेल्थ इंश्योरेंस का जो फैसला बहुत ऐतिहासिक है। और इसी तरह से जीएसटी के 2 स्लैब करना, 5 और 18, 5% और 18%, जो 28% का था उसको अब छोड़ दिया है एक तरह का। और उसके कारण बहुत बड़ा वर्ग जो है पूरे देश के अंदर लाभान्वित होगा। और जिसमें मैं कह सकता हूं जो हमारे जितने भी जो ऐसी आइटम्स हैं जिसका हम डेली उपयोग करते हैं, जिसमें ब्रेड है, डेयरी आइटम्स हैं, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, और सारी बाकी जो डेली यूज की जो चीजें हैं उस पर भी बहुत बड़ा जो है वो टैक्स में रिलैक्सेशन एक तरह का हुआ है इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं,
बाढ़ भूस्खलन ने राज्य को झकझोर कर रख दिया है। जहां आम जनता राहत और मदद की आस में थी, वहीं प्रदेश की राजनीति में केवल आरोप प्रत्यारोप की गूंज सुनाई दे रही थी। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब बाढ़ आई, पहाड़ टूटे, गांव उजड़े, तो हिमाचल ने अपने नेताओं की ओर उम्मीद से देखा, लेकिन इन नेताओं ने जनता की पीड़ा पर राजनीति की दुकान चलाई है। रोमित सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया है कि हिमाचल से 7 सांसद और 28 विधायक केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन एक भी ठोस राहत पैकेज अब तक प्रदेश को नहीं मिली है। साथियों, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा, एहसास किया आपने कि जब बाढ़ आई, पहाड़ टूटे, गांव उजड़े, तो हिमाचल प्रदेश ने अपने नेताओं की ओर बड़ी उम्मीद भरी नजर से देखा, लेकिन जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने क्या किया, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला और जनता की पीड़ा पर राजनीति कर अपनी दुकान चलाई। केंद्र से मदद की बहुत उम्मीद थी। 4 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 28 विपक्ष के विधायक भी इस हिमाचल प्रदेश को इस संकट के समय पर, इस आपदा के समय पर राहत दिलाने में असफल हुए। हैरानी है इस बात की कि राहत पैकेज पर सहमति नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। 100 करोड़ रुपए के आवास बनाने का फैसला इस आपदा के समय पर लिया गया। ध्वनि मत से वो फैसला मंजूर। 68 विधायकों की तनख्वाह बढ़ गई इस आपदा में, इस संकट में। वो फैसला भी ध्वनि मत से मंजूर। कांगड़ा जिले के धर्मशाला में एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने 2 गुना मुनाफा देने का लालच देकर पीड़ित को एक फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा और धीरे धीरे भारी निवेश करवाकर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पीड़ित अधिकारी ने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रस्ताव मिला। इसके बाद उन्हें एक लिंक भेजकर एक ग्रुप से जोड़ा गया, जहां अन्य सदस्यों ने खुद को सफल निवेशक बताते हुए छोटे निवेश में बड़ा मुनाफा मिलने की बात कही। शुरुआत में पीड़ित ने 1 लाख रुपए का निवेश किया, जिसके एवज में प्लेटफॉर्म पर उन्हें 1.5 लाख रुपए का रिटर्न दिखाया। उत्साहित होकर उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लेकर कुल 15 ट्रांजैक्शन में करीब 1 करोड़ रुपए निवेश कर दिए। हाल ही में जब अधिकारी ने निवेश की गई राशि वापस निकालने की कोशिश की, तो शातिर ठगों ने 25 लाख रुपए टैक्स के रूप में पहले जमा कराने को कहा। अधिकारी ने जब अपने ट्रेडिंग खाते में ही टैक्स काटने की बात कही, तो आरोपियों ने साफ इनकार कर दिया। इस पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। धर्मशाला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ठगों द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और डिजिटल माध्यमों की गहन जांच की जा रही है और साइबर विशेषज्ञ की मदद भी ली जा रही है। यह मामला हिमाचल प्रदेश पर तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन ठगी की घटनाओं का एक बड़ा उदाहरण है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान कॉल, लिंक और निवेश योजनाओं से सतर्क रहे और बिना पुष्टि के किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पैसे न लगाए। शहरवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शिमला के सर्कुलर रोड स्थित लिफ्ट के पास एक नया डबल लेन पुल बनाया जा रहा है। यह पुल शहर के पुराने कॉमनवेयर पुल के बगल में लिफ्ट नाले पर बनाया जा रहा है, जो आने जाने वाले वाहनों के लिए राहत लेकर आएगा। पुल की लंबाई 20 मीटर होगी और इसके निर्माण पर लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लोक निर्माण विभाग PWD ने इस पुल के निर्माण को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में पुल के पिलर बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण पूरा होते ही यह पुल सर्कुलर रोड पर यातायात का दबाव
दबाव कम करेगा और वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाएगा। लिफ्ट के पास अक्सर लगने वाले जाम से शहरवासी परेशान रहते हैं। इस पुल के बनने से इस क्षेत्र में सुगम यातायात सुनिश्चित होगी। पुल बनने से पैदल चलने वालों के लिए भी अधिक स्थान उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आवाजाही सुरक्षित और सहज होगी। शिमला में बड़ी संख्या में हर वर्ष पर्यटक आते हैं। नए पुल से उनकी यात्रा भी अधिक सुविधाजनक होगी। शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या कोई नई बात नहीं है। तंग सड़कें, बढ़ता यातायात और सीमित पार्किंग स्पेस के चलते शहर की रफ्तार अक्सर थम जाती है। ऐसे में यह नया पुल एक संरचनात्मक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कंडक्टर यूनियन ने चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग सीटीयू द्वारा की जा रही मनमानी पर गहरी नाराजगी जताई है। यूनियन के मीडिया प्रभारी ललित राजपूत ने बताया कि एचआरटीसी के मनाली रूट पर चलने वाली वॉल्वो बसों को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड पर नहीं लगने दिया जा रहा है, जो कि न केवल हिमाचल रोडवेज के लिए अनुचित है, बल्कि यात्रियों के अधिकारों का भी हनन है। ललित राजपूत ने कहा, सीटीयू मनमाने ढंग से एचआरटीसी की वॉल्वो बसों को सेक्टर 43 में प्रवेश करने से रोक रहा है। इससे हिमाचल आने जाने वाले सैकड़ों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब दोनों राज्यों के बीच सहयोग और तालमेल की बात होती है, तो इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। कंडक्टर यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे संयुक्त संघर्ष की राह अपनाने पर मजबूर होंगे। मैं ललित राजपूत, कंडक्टर यूनियन मीडिया प्रभारी, स्टेट कंडक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश। मैं कड़े शब्दों में सीटीयू वालों की निंदा करता हूं, जिस प्रकार से उनके अधिकारी और कर्मचारी द्वारा हमारी जो मनाली दिल्ली जो मनाली के लिए वॉल्वो चलती है, वो 19 और 18-19 नंबर से काउंटर से मनाली के लिए जितनी भी बसें चलती है, चाहे हमारी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, वो बसें चलती है। और आज सुबह हमें एक वीडियो में और वहाँ से हमारे वरिष्ठ जो प्रधान है रणजीत ठाकुर, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर सीटीयू वाले बसों को नहीं लगने दे रहे और अपनी मनमाने तरीके से कह रहे कि 40 नंबर पर गाड़ी को लगाएं। अब जो काउंटर बता रहे वो वॉल्वो के है, पंजाब वालों के है। तो जब हमने मनाली आना तो हमने 18-19 पर ही आना है, चाहे वॉल्वो हो चाहे जो मर्जी बसेज हो। तो हम कड़े शब्दों में सीटीयू के उन कर्मचारियों की निंदा करते हैं। अगर वो रवैया ठीक नहीं रहेंगे तो हम अपनी यूनियन के साथ चंडीगढ़ आएंगे। जिस प्रकार ये बसों को लगने नहीं दे रहे, तो हम भी इनकी बसों को हिमाचल में लगने नहीं देंगे अपने काउंटरों पर सही तरीके से, जिस प्रकार से ये हमारी बसों को वहाँ लगने नहीं दे रहे। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके जो कर्मचारी है, एमडी है महोदय, वो इसके ऊपर संज्ञान ले और हमारी बसों को उचित समय पर और उचित काउंटर पर लगने दें। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कांगड़ा जिले के पंजाब सीमा से सटे तमोता गांव में स्थानीय पुलिस थाना की टीम ने छापा मारकर एक युवती समेत 3 लोगों को चिट्टा हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 21.7 ग्राम चिट्टा और 10,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन ने जानकारी दी कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तमोता गांव में कुछ लोग अपने घरों से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रही है। इस सूचना के आधार पर एसएचओ इंदौरा आशीष पठानिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर तफ्तीश दी गई। छापेमारी के दौरान कंसराज निवासी तमोता के कब्जे से 7.80 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। वहीं पलवी उसी गांव के निवासी के घर से 6.3 ग्राम चिट्टा मिला है। जनक राज के घर से 7.6 ग्राम चिट्टा और 10,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। एसपी रतन ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट और अन्य मामलों में शामिल रह चुके हैं। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग चिट्टा कहां से लाते थे और किन किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जाती थी। आगामी दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। इस कार्यवाही से इलाके में नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यवाही की सराहना करते हुए नशा मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में और बड़े कदम उठाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और मंडी जिले में बरसात से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से जुबलहट्टी एयरपोर्ट से उड़ान भरकर कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट तक की यात्रा की। हवाई सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भुंतर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही को देखा। हवाई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कई स्थानों पर सड़कें टूट चुकी हैं, नदी किनारे घर बसें बह चुके हैं और पुलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावितों के लिए राशन सामग्री अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 6 दिन बाद मौसम खुला है और अब राज्य सरकार ने राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिए हैं। सेना के हेलीकॉप्टरों को भी राहत कार्यों में लगाया गया है और सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। प्रदेश में भयंकर आपदा आई, बड़ी तबाही हुई है और पिछले 4 दिन में तो तबाही का ऐसा मंजर है जैसे पहले हमने कभी देखा नहीं। खुशी की ये बात है कि हम चिनूक हेलीकॉप्टर से जो मध्यप्रदेश में फंसे हुए यात्री हैं उनको निकालने में हम सफल हुए हैं और अभी भी सॉर्टी जारी है, क्योंकि 9 दिन से हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी और भगौर में थे और वहाँ भगौर में फंसे हुए जो श्रद्धालु थे उनको निकालने के कार्यों को हम भी जामा पहना रहे थे। और पिछले कल हमने भी में गाड़ियों से लोड करके मुक्ति तक तकरीबन 500 कुछ श्रद्धालुओं को छोड़ा और उसके बाद 5-7 किलोमीटर का पैदल चलने के बाद हमने उनको चंबा पहुँचाया, उसके बाद उनके घर में पहुँचाया। आज जैसे ही मौसम साफ हुआ सारे प्रदेश में हमने एयरफोर्स की रिपोजिशन भेजी और एयरफोर्स की रिपोजिशन से सारी जगह अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ राशन नहीं है वहाँ राशन पहुँचाने का दायित्व दिया गया। और निश्चित रूप से आज मैं अभी मनाली जा रहा हूँ, मनाली के बाद आज मैं कुल्लू जाऊँगा, खाड़ा बाजार में जहाँ घटना घटी है और जो बंजार में हमारे ट्रक फंसे हैं उनको खोलने के बारे में मैं आज विस्तृत चर्चा करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक एवं मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि GST काउंसिलिंग के बैठकों में कांग्रेस शासित राज्य के वित्त मंत्री केंद्र सरकार द्वारा लिए गए जनहित के निर्णयों का समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर आकर पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी उन्हें फैसलों का राजनीतिक विरोध करते हैं। रणधीर शर्मा ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भी GST में की गई जनता को राहत देने वाली कटौतियों का विरोध कर यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को जनता की भलाई से ज्यादा अपनी राजनीति की चिंता है। हिमाचल के उद्योग मंत्री का यह रवैया कांग्रेस के जन विरोधी चेहरे को उजागर करता है। यह वाक्य रणधीर शर्मा के द्वारा कहा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में एक भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो आम जनता के हित में हो। इसके विपरीत उन्होंने केवल जन विरोधी निर्णय लेकर नागरिकों पर आर्थिक बोझ डाला है। रणधीर शर्मा ने सुझाव दिया है कि अगर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को राज्य का राजस्व बढ़ाना है तो उसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। GST में सुधार जैसे ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस नेताओं को हजम नहीं हो रहे हैं, यह रणधीर शर्मा का कहना है। भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में देश की जनता को दीपावली से पहले त्योहारों का तोहफा देने का वायदा किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि GST की दरों में कमी लाकर हम आम आदमी को लाभान्वित करेंगे। उन्हीं की घोषणा के अनुरूप 20 दिन के अंदर ही हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की मीटिंग में उन GST सुधारों को अंतिम रूप दिया गया, जिसके अंतर्गत जो 4 स्लैब GST के अंतर्गत थे 5%, 12%, 18% और 28%, उनमें से 2 स्लैब
12% और 28% के स्लैब समाप्त कर दिए गए। अब सिर्फ 5% और 18% के ही स्लैब रहेंगे, जिसके कारण आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आने वाली है। यही नहीं, अनेक वस्तुओं को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, जिससे और ज़्यादा लाभ आम आदमी को होने वाला है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो दूध और दूध से होने वाले उत्पाद, चाहे वो दही है, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, उन पर जीएसटी नहीं लगेगी, कोई कर नहीं लगेगा। आटा, चावल आदि पर से भी टैक्स समाप्त कर दिया गया है, जिससे आम आदमी की रोज की जरूरतमंद चीजें बहुत ही सस्ती हो जाएंगी और उनको इसका लाभ मिलने वाला है। यही नहीं, इन सुधारों से हमारे किसानों को लाभ मिलने वाला है। किसानों के उपकरण, चाहे पावर ट्रिलर हैं, चाहे ट्रैक्टर हैं, चाहे अन्य उपकरण हैं, उनमें भी जीएसटी की दरों में भारी कमी आई है। यही नहीं, घरेलू हमारी जो वाहन है, चाहे वो स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है, कारें हैं, उनमें भी जीएसटी की दरों में भारी कमी की गई है, उनकी कीमतें भी कम होने वाली हैं। और स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम को जीएसटी से बाहर रखकर कोई उस पर कर नहीं लगेगा, ऐसी घोषणा करके तो इस केंद्र सरकार ने देश के हर नागरिक को लाभ पहुंचाया है। यही नहीं, इसके अलावा भी इस सुधारों से देश के व्यापारी वर्ग को लाभ होने वाला है, छोटे उद्योगपतियों को लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर इससे जहां देश के हर नागरिक को लाभ मिलेगा, वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसे सुधार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, उनको बहुत बहुत बधाई देती है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय समारोह आज राजधानी शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल उपस्थित हुए, जबकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा राज्यपाल एवं उपस्थित मंत्रियों के स्वागत से हुई। उन्होंने राज्य में शिक्षा व्यवस्था की जानकारी साझा करते हुए बताया कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में 17,330 स्कूल संचालित हैं, जिनमें लगभग 14.25 लाख छात्र और 1.2 लाख शिक्षक कार्यरत है। राकेश कंवर ने यह भी जानकारी दी कि इस वर्ष कुछ श्रेणियों में शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं आने के कारण चयन नहीं हो सका है। इस वर्ष कुल 38 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें शामिल है 26 स्कूल शिक्षक, 6 कॉलेज शिक्षक, 6 तकनीकी शिक्षक। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण की नींव रखते हैं और उनका योगदान राष्ट्र की दशा तय करता है। कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा हुई है। और इसमें हमारे प्रथम बार जहां हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग की भी जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी सम्मान दिया गया, और साथ ही साथ जो हमारे कॉलेज कैडर के हमारे प्रिंसिपल है, हमारे प्रोफेसर्स हैं, उनको भी मैं समझता हूँ इस चयन प्रक्रिया में लाया गया है। मैं सभी जो शिक्षक जिनको आज सम्मान मिला है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप में वर्तमान सरकार की शिक्षा हमेशा प्राथमिकता रही है और गुणात्मक शिक्षा के लिए हमारी वर्तमान सरकार समर्पित है। और इन 2.5 वर्षों के दौरान जो वर्तमान सरकार के द्वारा कदम उठाएगी अपने विभाग को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने विभाग को कंसोलिडेट करने के लिए, और बहुत से मैं समझता हूँ और भी सुधार के रिफॉर्म्स के कार्य किए गए हैं। और उसमें मैं समझता हूँ बहुत सी आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। जो भी आपके सर्वेक्षण हुए कहीं उसमें हिमाचल प्रदेश को अच्छी प्रगति हासिल हुई है, लेकिन आने वाले समय में और बेहतर हमारा विभाग हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। उनकी वजह से हमारा समाज और पूरा सिस्टम देश प्रदेश आगे बढ़ता है। और
ऐसे अवसर पर हम सब उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उनके लिए धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का और तमाम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस बार जो तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं उनके अध्यापकों को भी टीचर्स डे के अवसर पर सम्मानित करने का जो है मौका प्रदान किया गया। तो मैं उन सब टीचर्स को बधाई देता हूं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के से जुड़े हैं। सब पेंशन आती है, तो ऐसे में अपने आप को अपडेट रखते हुए उस नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना जो है बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और हमारे हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षक हैं उसको बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में शैक्षणिक सुधार हो रहा है, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में जो है अपनी जगह बनाएंगे और इसके माध्यम से और बेहतर हम मानव संसाधन तैयार करके पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान देंगे, पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपना योगदान देने के लिए। देवभूमि संघर्ष समिति ने आज संजौली लाठीचार्ज की पहली बरसी पर काला दिवस मनाया। समिति ने कहा कि 11 सितंबर 2024 को शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हिंदू कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को आज 1 साल बीत चुका है, लेकिन आज तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कार्यकर्ताओं को अब भी न्याय की प्रतीक्षा है। शिमला के आशियाना रिज पर आयोजित ब्रीफिंग के दौरान समिति ने साफ शब्दों में कहा कि यह दिन केवल घटना को याद करने का नहीं बल्कि न्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का प्रतीक है। समिति ने आरोप लगाया है कि 2024 में संजौली में बैठे शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने राजनीतिक दबाव व लाठीचार्ज किया था। समिति ने सरकार से 2 टूक की मांग की है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज के दोषियों पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, पीड़ित कार्यकर्ताओं को न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए। समिति का कहना है कि अगर जल्द ही न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन प्रदेश व्यापी रूप लेगा। जो समिति है प्रदेश की, उसका मैं प्रदेश का सह संयोजक हूँ। देखिए, ये जो 11 सितंबर 2025 को जो काला दिवस का ऐलान हुआ, पिछले कल संजौली में हमारा जागृत हिंदू समाज बैठा, एक बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष 11 सितंबर 2024 को संजौली और आसपास के क्षेत्रों से सारा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ था। वहाँ जो एक अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा चल रहा था, उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए, जो अवैध तरीके से डेमोग्राफी को जो चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है उसके खिलाफ, और जो तय बाजारी नीति सरकार से मांग करने के लिए, कोई तय बाजारियों के लिए पॉलिसी लेकर, इस सब की हमने मांग उस आंदोलन के माध्यम से प्रदेश की सरकार से हम कर रहे थे। परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस समय निहत्थे हिंदुओं पर बर्बर तरीके से लाठियां भांजी, वाटर कैनन का प्रयोग किया। दर्जनों FIR दर्ज हुई, दर्जनों लोगों पे FIR दर्ज की गई। हम प्रदेश सरकार से उसके बाद भी प्रदेश के किसी पदाधिकारी ने या किसी भी राजनेता ने इस कृत्य के लिए कोई क्षमा याचना नहीं की थी। वो दिन एक इतिहास में काला दिन था, जब एक जायज आवाज को उठाने के लिए हिंदू समाज इकट्ठा हुआ और उसका दमन करने का प्रयास किया गया प्रदेश सरकार द्वारा। वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था। उसी की याद को जागृत करने के लिए, क्योंकि ना भूले ना भूलने दे, और श्राद्ध का पक्ष चल रहा है। हमारी चुकी थी जब निहत्थे हिंदुओं पर लाठीचार्ज का प्रयोग किया, माताओं बहनों पर। आज 11 तारीख सरकार और सनातन विरोधी सोच का अर्धपिंड भी करेंगे, पूर्ण पिंड नहीं करेंगे, ताकि ये जो सोच है अधोगति में रहे, पूर्ण गति इस सोच को प्राप्त ना हो। और हमारा समाज से भी आह्वान रहेगा कि जागृत हिंदू समाज से आह्वान रहेगा कि उसी घरों पे काले झंडे लगाएं, काले झंडे लगा के एक संदेश दे कि जो सरकार ने एक बर्बरतापूर्ण कृत्य किया था, हम उसकी आज भी निंदा करते हैं। माताओं बहनों पे जो लाठियां भांजी थी वो आज भी हमें याद है। और दूसरा पक्ष में और याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें वादा किया था कि हम एक स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी लाएंगे। इसी आंदोलन से निकल के बाद आया, आज फिर हैरानी हो रही है। कल दोबारा गाइडलाइंस आती है कि अब जो है इस स्ट्रीट वेंडिंग रजिस्ट्रेशन में परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत नहीं है।
राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड बना के कोई आ जाए उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या करना चाह रहे हैं हम, किस सोच को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, किन लोगों को बसाना चाह रहे हैं। परिवार रजिस्टर की नकल हटाने की कंडीशन हटाने के मायने ये है कि क्या आप एक सुनियोजित तरीके से अवैध डेमोग्राफी को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ की। इन सभी बातों को लेकर हमारा जो है वो काले दिन का ऐलान है।